हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर गुरुकुल योर सक्सेस पार्टनर। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर सीयूटी जनरल टेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और आज से हम एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2023 में हुए वो सभी पेपर हम जनरल टेस्ट के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज का जो पेपर है वो हम देख रहे हैं 21 मई को जो पेपर हुआ था जनरल टेस्ट, वो वाला आज पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस जनरल टेस्ट में पहले पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस रहे, बार बार कौन कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें जान पाओगे और कैसे आपकी तैयारी चल रही हैं ये सब चीज़ें आप यहाँ पर पता लगा पाओगे। और एक और बात बता दूँ, हमारा जो क्रैश कोर्स है वो 28 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, 7 डेज क्लासेस होंगी और जनरल टेस्ट के लिए 3 आवर्स की क्लास आपकी डेली होंगी, डोमेन सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस होंगी आपकी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्रैश कोर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है जनरल टेस्ट में जीके का क्वेश्चन है। देखो जनरल टेस्ट में आपको पता ही है जीके, रीजनिंग और मैथ्स ये 3 पार्ट होते हैं, लैंग्वेज का अलग पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जनरल टेस्ट का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा जीके का। अब यहाँ पर देखो इसमें मैच द फॉलोइंग है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब यहाँ पर आप देखो कि लिस्ट 1 में क्या चीज़ें गिवन है, डाइट डेफिशिएंसी, और सेकंड में डिजीज, मतलब किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो ऑप्शन से भी आप सहारा ले सकते हो। मैच द फॉलोइंग में क्या होता है कि अगर एक ऑप्शन मैच हो गया और वही ऑप्शन एक ही ऑप्शन में गिवन है, मतलब वही पैटर्न एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बाकी चीज़ें पता हो या ना पता हो तो काफ़ी हद तक आपको आंसर उसमें मिल जाएगा या गेस भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से क्या होता है, गॉइटर होता है। ठीक है, तो हमारा डी का क्या आंसर होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। और एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करो कि किसी एक ही ऑप्शन में डी में यहाँ पर थर्ड मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मैच द फॉलोइंग में आपको ये चीजें ध्यान रखने की है कि जरूरी नहीं है देखो कि सभी चीजों के बारे में आपको ये जानकारी हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। जब एग्जाम टाइम में आप बैठते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें आते हुए भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि किसकी वजह से कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शंस का सहारा लो, ऑप्शंस इज़ द बेस्ट। अगर कहीं पर भी कुछ हेल्प नहीं हो रही है, एक बार ऑप्शंस पर आप नज़र मारो, हो सकता है कि आपको एक गेस मिल जाए, कहीं ना कहीं एक पैटर्न मिल जाए तो आपको बाकी चीज़ें भी पता चल जाए। ठीक है, अगर विटामिन ए की वजह से देखें, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अगर यहाँ पर देखें तो बी का किसके साथ मैच हो रहा है, 4 के साथ। ठीक है, इसमें यहाँ पर भी यही ठीक आ रहा है हमारा। ठीक है, और आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया। ठीक है, ए का 1 है, सॉरी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, सी का फर्स्ट है। ठीक है यहाँ पर, और ए का जो है 2 आ जाएगा। ठीक है, विटामिन बी की एफिशिएंसी से बेरी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक कि आपको समझ आया होगा किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में, ये चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एपी सीरीज का क्वेश्चन है। और एपी सीरीज में देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि ये कुछ सीरीज दी हुई है एपी की, और एपी सीरीज में क्या होता है, हमेशा डिफरेंस इक्वल होता है सीरीज का। मतलब जैसे यहाँ पर 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर सभी में डिफरेंस, सारे टर्म्स में डिफरेंस जो है वो हमेशा इक्वल होता है। और जीपी में क्या होता है, मल्टीप्लाई होती रहती है सीरीज। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो nth टर्म फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस। और nth टर्म आपको पता है कौन सा है, ये 407 है। ठीक है, जो भी लास्ट टर्म है जहां तक भी जा रहा है वो 407 है। और a क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो 3 प्लस n माइनस 1, n आपको नहीं पता ये कितने टर्म्स हैं, डिफरेंस कितना है सभी के बीच में, 4 का। 7 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4। 3 और 7 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3 माइनस करोगे, जब ये प्लस में इधर आके माइनस होगा तो 404। ठीक है, और ये 4 से जब डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 101, और यहाँ पर ये 102 आ जाएगा, n की वैल्यू माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितने टर्म्स थे हमारे, 102 टर्म्स थे, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। उम्मीद है ये वाला भी पॉइंट आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे रेशियो गिवन है 2 बॉयज का जिसका रेशियो 3:7 है। ठीक है, एजेस का रेशियो है, ए और बी उन पर्सन को मान लेते हैं कि 3:7 है। ठीक है, और 2 ईयर्स के बाद, ये तो प्रेजेंट है, ये जो एज है वो क्या है, प्रेजेंट का रेशियो है ये, और 2 ईयर्स के बाद उनकी एज जो है 5:1
9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5:9, 2 ईयर्स लेटर। ठीक है, तो दो बॉयज की जो एज थी, प्रेजेंटली कुछ भी गिवन नहीं है कि 2 साल पहले था, 5 साल पहले था, कुछ भी नहीं गिवन, तो हमेशा प्रेजेंट होती है। ये रेशियो प्रेजेंट है, और 2 साल बाद उनकी एज का जो रेशियो है 5:9 हो जाएगा, और आपको बताना है 10 ईयर्स के बाद क्या रेशियो रहेगा। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, देखो सबसे पहले आप ये देखो कि डिफरेंस कितना इंक्रीज हो रहा है। देखो अगर समय दोनों के लिए बड़ा है तो दोनों की ही एज बराबर इंक्रीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि 5 साल में एक व्यक्ति 5 साल बढ़ रहा है और एक व्यक्ति 6 साल बढ़ रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर आप देखो ये 3 से 5 हो रहा है, 7 to 9, कहीं ना कहीं डिफरेंस 2 का आ रहा है, इसमें भी 2 का आ रहा है। तो कह सकते हैं 2 ईयर का डिफरेंस 2 साल की वजह से ही आ रहा है। 2 की वैल्यू 2 ईयर्स है ना। जो 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, वो कितने ईयर्स बढ़ने की वजह से आ रहा है, कितना इंक्रीज होने की वजह से? 2 ईयर्स की वजह से आ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट और यहाँ पर 2 साल का ही डिफरेंस था। तो 2 की वैल्यू 2 ईयर्स, तो इस 5 की वैल्यू 5 होगी और 9 की वैल्यू 9 होगी। और प्रेजेंट से 10 ईयर्स के बाद बताना है, प्रेजेंट से 10 ईयर के बाद। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं प्रेजेंट, अगर ये देखो तो 3 की वैल्यू 3, 7 की वैल्यू 7, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 1 टाइम है। 2 की वैल्यू 2 ईयर्स मतलब 1 टाइम, तो 3 की वैल्यू 3 हो गई और 7 की वैल्यू 7 हो गई। ठीक है, ये तो रही प्रेजेंट की वैल्यू। अब प्रेजेंट के से हमें 10 साल आगे चलना है, तो ये 13 ईयर्स का हो जाएगा, और इसमें भी 10 साल आगे चलेंगे तो 17 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं 13:17 का इसका करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है यहाँ तक कि आपको पॉइंट क्लियर रहा होगा। रेशियो के क्वेश्चंस हमें ऐसे ही सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 28 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस में। ठीक है, दिल्ली में हमारी 12 ब्रांचेस हैं, तो आप किसी भी ब्रांच पे जाकर आप कंसल्ट कर सकते हैं, फ्री गाइडेंस अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप सेंटर पर जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है क्लॉक का, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, और इसने कहा कि जब एक मिरर में आप किसी टाइम को देखते हो तो वो 3:30 टाइम दिखाता है, तो आपको बताना है करेक्ट टाइम क्या होगा। अब देखो करेक्ट टाइम फाइंड आउट करने के लिए ना, किसी भी टाइम को आप 12 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, या ये कहें कि किसी भी रियल इमेज, रियल और मिरर इमेज का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है? 12 o'clock होता है, हमेशा ये ध्यान रखना है। तो अगर आपको रियल निकालना है तो मिरर को माइनस कर लेना 12 में से, और अगर आपको मिरर का टाइम निकालना है तो रियल को सब 12 में से माइनस कर लेना, मतलब दोनों एक दूसरे से माइनस होकर आपका आंसर आ जाएगा। और 12 को ये भी बोल सकते हैं हम, अगर कैरी ऑन ले लें मिनट्स कुछ, तो हम इसको 1160 भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 30 मिनट्स भी अवेलेबल हैं। तो कहीं ना कहीं 12 में से माइनस करने में प्रॉब्लम होगी, कैरी ऑन लेना पड़ेगा, तो हमने पहले ही इसको 1160 लिख लिया है। तो 1160 में से अगर मैं ये मिरर इमेज का टाइम जो कि 3:30 गिवन है, ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 60 में से 30 माइनस होगा 30 आएगा, और 11 में से अगर 3 माइनस होगा तो 8 आएगा। इसका मतलब जो रियल टाइम रहा होगा कितना रहेगा? 8:30। तो वो मिरर इमेज के लिए आपको वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्लॉक को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी ही ट्रिक्स आपको यहाँ पर पूरी सिखाई जाएगी। ठीक है, ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल मैंने आपको बता दिया, 28 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप किसी भी 12 सेंटर्स में से आप किसी भी सेंटर पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जीके का है, और जीके में फिर से मैच द फॉलोइंग, और यहाँ पर गिवन क्या है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और यहाँ पर लिस्ट 1 में मूवमेंट्स गिवन है, और सेकंड में पर्पस, किस पर्पस की वजह से कौन सी मूवमेंट हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, अब अगर बात करें, देखो अगर क्विट इंडिया मूवमेंट, या पहले कोई और ले लेते हैं, होम रूल लीग मूवमेंट मान लेते हैं, तो होम रूल से आप समझ पा रहे हो कि ये सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा पर्पस रहा होगा इसका। ठीक है, चलो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डी का ऑप्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट। तो इसका मतलब ये 2 आंसर हमारे करेक्ट आ रहे हैं, ये फर्स्ट और सेकंड हमारे हो गए रॉन्ग। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है? ये रिफ्यूजल टू ओबे लॉ है। तो बी का थर्ड आंसर होना चाहिए कि वो कोई भी लॉ गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे जो उनको रिफ्यूज कर रहे थे मानने से। ठीक है, तो हमारे पास बी का आंसर 3 होना चाहिए, बी का आंसर 3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और अगर बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट की, ये तो कंपेल्ड ब्रिटिश टू लीव इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ए का 2 हो गया, बाकी रिमेनिंग जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है
वो हमारी क्या हो जाएगी, इंडियन रिजाइनिंग देयर टाइटल बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। ठीक है, तो इस तरह से पता लगा सकते हो। अगर दो से पता लगे, देखो सी और डी के बारे में अगर हम पता करें, सी बी, हाँ हमने बी और डी के बारे में पता लगाया, बी और डी का आंसर ये मैच हुआ, तो यही आंसर होगा, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन हमारे क्या हो गए थे, कैंसिल आउट हो गए थे। तो चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि सभी को सभी के बारे में नॉलेज हो। जीके एक ऐसा पार्ट है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस रह ही जाता है ना। तो ज़रूरी नहीं है आपने इसके बारे में पूरा पढ़ा हो, या होम रूल लीग के बारे में आपने पूरा पढ़ा हो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आपको इनमें से दो के बारे में या तीन के बारे में पता है, तो कहीं ना कहीं आपके ऑप्शंस तो मैच होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In a class, boys stand in single line. One of the boys is 17th in order from the both end. देखो रैंकिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। इसने कहा कि एक पर्सन है जो लेफ्ट से भी 17th नंबर पर है और राइट से भी 17th नंबर पर है, और आपको बताना है कि टोटल बॉयज कितने हैं। अब देखो रैंकिंग का एक फॉर्मूला है टोटल बॉयज पता करने के लिए, कि किसी भी पर्सन की अगर आपके पास लेफ्ट और राइट की रैंक है तो दोनों को प्लस करके -1 कर दो। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, लेफ्ट से भी 17 राइट से भी 17, दोनों को प्लस किया 34, -1 33। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स उस रो में कितने रहे होंगे, 33 रहे होंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का आपको नहीं है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट नेचुरल गैस का है। देखो प्रोपेन की अगर बात करें, प्रोपेन जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एलपीजी का है, अगर आपने पढ़ा है कभी। ठीक है, ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन भी एक इनफ्लेमेबल गैस है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लाइटर्स वगैरह में यूज होती है, पोर्टेबल स्टोव्स में यूज होती है, पोर्टेबल स्टोव्स वगैरह में यूज होती है ये ब्यूटेन। ठीक है, मीथेन जो है वो नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, नेचुरल गैस बिल्कुल ठीक है, और कार्बन गैस नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मीथेन। तो उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है, क्वांट्स का क्वेश्चन है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस हुज वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एरिया इज 240 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने कहा कि एक डायगोनल है, सॉरी रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस कैसा होता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं ये, लेकिन उनके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो रोम्बस कहलाता है। अब इसने कहा उसका एक जो डायगोनल है वो 16 सेंटीमीटर का है, ये पूरा 16 सेंटीमीटर का है। तो हमने कहा ठीक है, अगर ये पूरा 16 है तो ये 8 रहा होगा और ये भी 8 रहा होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और एरिया भी आपको पता है 240। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे रोम्बस का, हाफ डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, और डायगोनल 2 की वैल्यू हमें नहीं पता, एक डायगोनल पता है, एरिया पता है 240, 1/2 इंटू डायगोनल 1 की वैल्यू 16 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, डायगोनल 2 की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है 2 से 8 टाइम्स 16, 8 से 30 टाइम्स d2, तो डायगोनल 2 की वैल्यू 30। अगर ये लेंथ जो है 30 है तो इसका मतलब ये 15 रहा होगा और ये भी 15 रहा होगा। और अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है आपको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, तो इस ट्रायंगल को यूज करके हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं। या तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद हो या पाइथागोरस थ्योरम याद हो, दोनों से निकाला जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर आएगा, ठीक है, या हाइपोटेनियस की वैल्यू 15 का स्क्वायर 225 225 प्लस 8 64, और यहाँ आ जाएगा कितना 289, ये आ जाएगा। और h की वैल्यू आ जाएगी कितनी 17। ठीक है, तो 17 इसकी साइड है। अब इसने पूछा क्या है, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर क्या होगा, अगर ये 17 आई है तो ये भी 17 है, ये भी 17, ये भी 17, तो 17 इंटू 4 कितना आ जाएगा 68 सेंटीमीटर का पेरीमीटर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा, कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, सारी चीज़ें कैसे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फॉर्मूले बेस्ड है या थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 4, 6 एंड 32। देखो अगर हम स्क्वायर छोड़ दें कि एक अगर वो स्क्वायर नंबर ना हो, अगर मान लेते हैं वो स्क्वायर नंबर ना हो, तो एक एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी और 32 से भी। ठीक है, चलो हम एलसीएम निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि हमें वो एक ऐसा स्क्वायर नंबर भी चाहिए। ठीक है, तो 4, 6
और 32 का अगर मैं एलसीएम यहाँ पर निकालता हूँ तो 2 से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 16 टाइम्स, 2 से 1 3 और 8, 2 से 1 3 और 4, 2 से 1 3 2, 2 से 1 3 1 और 3 से 1 1 1। ठीक है, ये आ गया, ये तो एलसीएम निकला है। लेकिन क्या ये स्क्वायर नंबर होगा, कैसे पता चलेगा? अगर हम यहाँ पर कहें कि स्क्वायर के लिए दो दो ग्रुप होने चाहिए, 2 का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, 2 का एक और स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब उस नंबर को 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 के साथ ग्रुप बना देगा, और 3 के साथ एक और नंबर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी स्क्वायर में हमेशा जब फैक्टर्स निकाले जाते हैं तो फैक्टर का दो दो का पेयर होता है, तभी वो एक स्क्वायर नंबर बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं, दो का ग्रुप बना, दो का ग्रुप बना, दो का एक ग्रुप बनाने के लिए हमें दो की आवश्यकता थी, जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी। थ्री का ग्रुप बनाने के लिए भी 3 की रिक्वायरमेंट थी। अब आप इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 2 to the 4, 4 to the 8, या ये कहें, ठीक है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 32, 64, 64 into 2, 128, 128 into 9, 128 into 9, तो 8 9 is 72, सॉरी, 2 to the 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 into 2, 64 है भाई, 64 into 3 into 9, 4 9 is 36, 6 9 is 54, 54 और 3 576। तो इसका मतलब वो एक ऐसा स्क्वायर नंबर है जो इन सभी से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये 2 और 3 मल्टीप्लाई ना भी करते तब भी ये नंबर डिवाइड होता 4 6 और 32, लेकिन वो नंबर स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर बनाने के लिए हमने 2 और 3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, तब जाकर वो एक स्क्वायर नंबर निकला है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर रहा होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो, भूदान ग्राम दान सॉरी मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय, भूदान ग्राम दान जो है वो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? ठीक है, अगर हम बात करें महात्मा गांधी, नहीं, इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट नहीं की थी। श्री रामचंद्र रेड्डी, सरदार पटेल, नहीं। विनोबा भावे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, विनोबा भावे ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी कि भाई जो भी जितने भी अमीर लोग हैं, जो भी डोनेशन कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो वो वॉलंटियरली आकर उसको डोनेट करना चाहिए। ये मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, विनोबा भावे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन टर्न्स टू साउथ। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी आप बना सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हैं 2 किलोमीटर ईस्ट, 2 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया, ईस्ट की तरफ चला 2 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक 6। ठीक है, साउथ की तरफ चला 6, यहाँ पर चलना पड़ा उसको। देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 4। ठीक है, ईस्ट की तरफ चला फिर से 4 किलोमीटर। देन आफ्टर ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 14। ठीक है, नॉर्थ की तरफ चला और 14 चला। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब कितनी दूर है। ठीक है, निकाल लेते हैं। कहीं ना कहीं हमें इसकी पाइथागोरस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक टेढ़ी लाइन यहाँ पर जा रही है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके लिए पाइथागोरस लगाने के लिए हमारे पास एक क्या होना चाहिए, एक कहीं ना कहीं हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होना चाहिए। राइट ट्राइंगल अगर यहाँ पर मैं 4 कह रहा हूँ तो ये भी 4 होगा, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल की साइड पता चलेगी जो कि 6 सेंटीमीटर की होगी या 6 किलोमीटर की होगी। यहाँ पर ये पूरा 14 है, 14 में से अगर ये मैं 6 माइनस कर देता हूँ तो ये 8 होगी। तो हमें ये पता चलेगा 6 8 और 10 का ट्रिपलेट है, या ये भी बोल सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 100 100 का रूट लगाओगे तो 10 आएगा। तो इसका मतलब वो जो डिस्टेंस थी वो कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर की आ जाएगी। इस तरह से आप डायरेक्शन के क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम के कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। मैं ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन यहाँ पर यूज़ नहीं करता हाइट एंड डिस्टेंस में। तो देखो कैसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक ट्री है। ठीक है, ये ट्री है, अब सन यहाँ पर है, कहीं ना कहीं इसकी जो शेडो है कहीं ना कहीं यहाँ पर पड़ेगी। जो भी रेज का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से जो भी होगा, सन को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा। ठीक है, इसने कहा कि जो सन की जो लेंथ ऑफ शेडो थी वो ट्री की 1/√3 थी। अब ट्री की 1/√3 आप ये बोल सकते हो कि अगर ये √3 है तो शेडो 1 रही होगी,
अगर ट्री की लेंथ √3 है, कभी भी जब कंपैरिजन होता है ना, जिससे कंपेयर करता है वो नीचे वाली है। तो अगर ये बोल रहा है ऑफ, तो इसका मतलब ये ट्री का रेशियो है। और हाइट जो इसने बोला है कि शेडो है, शेडो 1 है। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब ऐसा जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये जो लेंथ आएगी वो 2। अगर नहीं भी लगाओगे तो किसी भी ट्राइंगल में जिसमें एक एंगल जो भी होता है, अगर ये √3 है, ये 1 है, तो ये 2 ही होगा। ठीक है, जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे तो उसमें आपको रेशियो पता चलेगा कि जब 30 और 60 डिग्री का ट्राइंगल बनता है तो उनकी साइड्स का रेशियो ही रहता है। अगर ये 60 डिग्री है तो 60 के सामने वाला जो साइड है हमेशा √3 होता है, जो बेस होता है वो 1 होता है, और जो हाइपोटेन्यूस है वो हमेशा 2 होता है। तो ऐसा कब पॉसिबल हो रहा है? जब ये एंगल कितना रहा होगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये हमेशा ध्यान रखना। 60 डिग्री के ट्राइंगल में ये √3 होती है साइड, ये 1 होती है और ये 2। 30 डिग्री में ये चेंज हो जाती हैं, 30 के सामने वाली साइड 1 होती है, ये √3 होती है और ये 2। और 45 डिग्री में अगर मैं बात करूं, ये 1 होती है, ये 1 होती है और ये √2 होती है। तो अगर ये 3 चीज़ें याद हैं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, ये सारे रेशियोज इन्हीं 3 ट्राइंगल से निकाले जा सकते हैं। इनके सारे रेशियोज जितनी भी वैल्यू होते हैं, साइन 60, साइन 40, कॉसेक 30, ये सब सारी वैल्यूज इन्हीं से निकाली जा सकती है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास रीजनिंग का, जो कि है कोडिंग डिकोडिंग का। और कोडिंग डिकोडिंग में भी अगर बात करें तो अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट का कोड किस में गिवन है? नंबर्स में गिवन है। तो यहां पर गिवन है लीडर का कोड। लीडर का जो कोड है वो गिवन है 20, 13, 9, 12, 13 और 26। ठीक है, अब यहां पर हमें कोड एक और पूछा गया है कि लाइट का कोड बताओ आप, LIGHT। अब देखो, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले आप देखो क्या लाइट के सारे लेटर्स लीडर में प्रेजेंट है? नहीं, तो ये डायरेक्ट कोडिंग का तो क्वेश्चन हो नहीं सकता कि हम देखकर यहाँ पर नंबर पुट कर लें। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, अब आप यहाँ पर देखो नंबर लिखो। सबसे पहले L 12th नंबर पर आता है सीरीज में। ठीक है, E5 पर आता है, A1, D4, E5 और R18 पर। ठीक है, और यहाँ पर अब देखेंगे ये ऐसा क्या पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है जो ये नंबर्स आ गए हैं। तो हम देखो 12 में ऐसा क्या प्लस करें, तो हमने कहा 8 प्लस करें 20, 5 में ऐसा क्या प्लस करें 8, 1 में ऐसा क्या प्लस करें 8। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारे नंबर्स में या सारे लेटर्स में 8 प्लस होकर वो नंबर बन गया है, उसका कोड बन गया है। तो ठीक है, L का नंबर 12, I का नंबर 9, G का नंबर 7, H का नंबर 8, T का नंबर 20। तो सभी में 8 प्लस करते हैं तो 12 प्लस 8 20 आएगा। ठीक है, सभी में आ रहा है। 9 प्लस 8 17 आएगा। 20 और 17 एक ही ऑप्शन में आ रहा है और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो बाकियों को फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। जब ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गए तो बाकी को आप सॉल्व करके तो अपना ही टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो चीज़ों का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शंस का यूज करो। ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट कर दोगे ना तो आपका टाइम काफी सेव हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा एक एक कोड हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच बुक इज रिटन बाय एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अगर इसकी बात करें, इसकी बुक के बारे में तो पता ही है। एस राधाकृष्णन ने जो है बहुत फेमस बुक इंडियन फिलोसफी लिखी थी। कौन सी? इंडियन फिलोसफी लिखी थी। तो ये आपको, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसको तो आपको बुक्स के ऑथर्स के आपको नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब कुछ ट्रिक्स होती हैं कैसे हम चीज़ों को याद करें। ठीक है, वो आप क्लास में सीखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इज द लीस्ट, ये को टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें सबसे बताना है आपको सबसे कम स्पीड कौन सी है। देखो सभी को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये तो फर्स्ट वाला तो मीटर पर सेकंड में तो 50 है, इसको 50 मीटर पर मिनट है। ठीक है, पर मिनट है तो मिनट को सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। तो एक 50/1 मिनट था ना, तो 1 मिनट को सेकंड में चेंज किया, 60 सेकंड्स हो गया। और ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया। और जब आप 6 से 5 को डिवाइड करोगे तो 0.8 समथिंग आएगा। तो 0.8 मीटर पर सेकंड आ गया ये। ठीक है, ऊपर वाली 50 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आया। 70 किलोमीटर पर आवर है। 70 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करूं, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, 70,000 आ गया। और या ये भी कह सकते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 17 को सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आप 2 से 35,
2 से 9, तो 35 इंटू 5, 5 5 25, 5 3 5 15, 16 17, 175 डिवाइडेड बाई 9। 9 से जब आप डिवाइड करोगे तो 9 1 ज़ा 9, यहाँ पर बचा 8, 9 9 जा 19 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 19 पॉइंट समथिंग, ये भी ठीक है। आगे चलते हैं। 5 किलोमीटर पर मिनट, तो 5 किलोमीटर को मीटर में बदला और मिनट को 60 सेकेंड्स में बदल लिया, और 5 6 से काटोगे तो 83 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो सबसे लीस्ट बोलिए तो लीस्ट कौन सी आएगी आपकी, 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये सबसे लीस्ट स्पीड रही होगी इसमें। ठीक है, तो आपको मतलब किसी भी एक यूनिट में चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में एक था तो सबको उसी में कर लिया। और किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता ही है कि किसी भी स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी स्पीड डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो दो ही स्पीड को फिर अलग अलग चीज चेंज करना पड़ा, बाकी आप चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, मेन तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे ना तो चीज़ें आसान होंगी। अगर आप चीज़ों को रटना शुरू कर दोगे कि हाँ बस रट लेते हैं, ये टाइप का क्वेश्चन आया ये फॉर्मूला लगा दें, ये टाइप का क्वेश्चन आया ये टाइप, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा गलती करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली फॉर्मूले पर होता तो सारी स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर में गिवन होती या सारी स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में गिवन होती, तो कहीं ना कहीं कुछ किलोमीटर पर मिनट में भी है, कुछ किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड, सारी यूनिट्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी, और नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेंटेंस कोडिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। होलो पोलो मीन्स बेसबॉल, मोटो प्रॉट मीन्स माई इंडिया, प्रॉट शॉट मीन्स इंडिया वॉन। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें कि क्या कॉमन है, हमें क्या चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। अब देखो, अगर मैं ऑल की बात करूं तो ऑल कहीं पर भी नहीं, ना बेसबॉल वाले सेंटेंस में, ना माई इंडिया में नहीं है, ऑल नहीं है। इंडिया की बात करें, हाँ इंडिया सेकंड में और थर्ड में कॉमन है, और यहां पर अगर देखें प्रॉट प्रॉट। ठीक है, और हमें चाहिए रेडियो, रेडियो भी यहां पर नहीं है, तो केवल इंडिया का कोड पता चला कि प्रॉट है। अब देखो प्रॉट कहां कहां पर है, ये रहा ये रहा ये रहा और ये रहा, सब में है, सब में है प्रॉट। ठीक है, अब कैसे पता करें, अब ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर कहीं ना कहीं एक ऑप्शन तो करेक्ट है, तो ऑर्डर देख लेते हैं। अगर यहाँ पर आप देखो इंडिया शुरू में आया है, इंडिया यहाँ पर था, इंडिया यहाँ पर सेकंड था, यहाँ पर भी सेकंड है, तो इंडिया यहाँ पर सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो प्रॉट जो है वो बीच में ही होना चाहिए, तो बीच में ही होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, ये रहा प्रॉट, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहले आप कॉमन करके चीजें देखो, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, फिर ऑर्डर को तो देखना पड़ेगा, क्योंकि नन ऑफ दिस तो यहाँ पर है नहीं, या कांट भी डिटरमाइंड भी नहीं है कि हम पता ही नहीं लगा पाए कॉमन करके कैसे निकलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो ऑर्डर आपको देख लो, कोई ना कोई तो पैटर्न आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इनमें से कोई एक अलग है। देखो ऑड इवन तो नहीं हो सकता, क्योंकि दो ऑड है दो इवन है, तो ऑड इवन वाला भी नहीं है। प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर देखा जाए तो 4 और 3 7 7 1 8, 8 और 3 11 और 12, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर वाला ये कॉन्सेप्ट हो। 431, लेकिन ये हो सकता है किसी से डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलो और देखते हैं। 4 और 3 7 7 और 1 8, सम इसका 8 आ रहा है। 6 और 1 7 7 और 2 9। ठीक है, 8 और 3 11 और 1 12। ठीक है, 2 और 3 5 5 और 2 7, ये भी ठीक है। ये आंसर हो सकता है इसका, कि इसका जो सम है वो कहीं ना कहीं एक प्राइम नंबर आ रहा है, डिजिट्स का जो सम है वो एक प्राइम नंबर आ रहा है। ठीक है, डिजिट्स का जो सम है वो एक प्राइम नंबर आ रहा है, तो 232 इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। 431 मुझे लगता नहीं कि ये प्राइम नंबर होगा, अगर ऐसा हुआ तो शायद ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मीडियन स्टैट्स का क्वेश्चन है, या ये भी कह सकते हैं एवरेज का क्वेश्चन है। मीडियन को अगर आपने समझा है, मीडियन क्या कहता है, जब भी एक डाटा अरेंज्ड है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, तो आप ये कह सकते हो सबसे छोटा नंबर वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, मतलब x/5। फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर होगा, उससे बड़ा नंबर होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। फिर और आगे चलें तो x/3 हो जाएगा, फिर x/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर x हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, अब मीडियन क्या आता है, जब भी डाटा अरेंज्ड है तो उसका जो एग्जैक्टली मिड टर्म है, मिडल में है बिल्कुल, वो मीडियन कहलाता है। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 8 गिवन है। कितनी गिवन है, 8। तो x/3 की वैल्यू कितनी है, 8, तो इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24।
ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर रहा होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, एवरेज मीन क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मीडियन का क्वेश्चन आया तो मोड का भी आ सकता है और मीन का तो आ ही सकता है, मीन तो एवरेज ही हो गया। ठीक है, चलो कैलेंडर का देखो, तो टुडे इज सैटरडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 363rd डे। अब देखो कभी भी आपसे पूछा जाए ना कि आज अगर कोई भी दिन गिवन है तो आज से 363 डेज बाद क्या होगा, तो आपको ये समझ लेना है कि आज से 1 वीक बाद भी वही दिन होगा। अगर वो बोल रहा है सैटरडे तो 1 वीक बाद भी सैटरडे, 3 वीक्स बाद भी सैटरडे, 500 वीक्स बाद भी सैटरडे। तो आपको ये पता करना है 363 डेज में वीक्स कितने हैं, और वीक्स बनते हैं 7 डेज, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, यहाँ पर 1 बचा 3, 7 1 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 51 वीक्स तो कंप्लीट हैं, लेकिन 6 डेज हमारे रिमेनिंग है। ठीक है, तो सैटरडे में 6 डेज आप ऐड कर दो, क्योंकि 51 वीक्स बाद भी वही सैटरडे होगा और आगे 6 दिन चलेंगे तो हमें वो दिन पता लगेगा। सैटरडे में जब 6 डेज ऐड करोगे तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। -1 भी कर सकते हो, क्योंकि साइकिल तो कहीं ना कहीं वही चलती रहेगी। तो उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक, 3 white and 2 balls, रेड बॉल्स, 3 balls आर ड्रॉन इन सक्सेशन, मतलब ठीक है एक सीरीज में निकाली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकंड इज ब्लैक एंड थर्ड इज वाइट। देखो रिप्लेस नहीं कर रहा है, रिप्लेस नहीं कर रहा है, बस निकाली, ठीक है, दूसरी निकाली फिर तीसरी निकाली, ऑर्डर में निकाली है, रिप्लेस नहीं कर रहा है। अगर रिप्लेस नहीं कर रहा है तो कैसे करना है, पहले आपसे पूछा है फर्स्ट बॉल रेड होनी चाहिए, हमारे पास 2 रेड हैं, टोटल कितनी रेड, कितनी बॉल्स में से 5 और 3 8 8 और 2 10, 10 में से फिर एक बॉल निकल गई, सेकंड ब्लैक आएगी, ब्लैक बॉल कितनी है 3 है, कितनी बॉल में से, अब 9 बॉल्स में से, क्योंकि एक आपने निकाल ली है, ये प्रोबेबिलिटी होगी। फिर वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 3 है, लेकिन अब कितनी बॉल में से, एक बॉल और निकल गई थी तो 8 बॉल्स में से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। सॉरी एक में कुछ गलत कर दिया यहाँ पर, हमारे पास रेड बॉल जो थी वो 2 थी, सेकंड ब्लैक बॉल थी, ब्लैक 5 है, ठीक है, तो ये थर्ड 3 नहीं आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, ठीक है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और ये ऊपर 1, तो 1/24 इसकी करेक्ट प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। अगर ये बॉल्स रिप्लेस कर देता तो ये 2/10, 5/10 और 3/10 ये प्रोबेबिलिटी हो जाती, क्योंकि बॉल वापस उसी में अगर रिप्लेस कर दी गई तो टोटल बॉल्स कभी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। फिर से मैच द फॉलोइंग, जीके का क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी और उसकी डिजीज को मैच करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें, देखो अगर आपने देखा होगा कि इंसुलिन की वजह से डायबिटीज होती है, तो ए का तो थर्ड होना चाहिए, ए का क्या होना चाहिए, थर्ड। अच्छा एक से ही काम हो गया, ये रहा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बाकी सारी मैच हो जाएंगी, क्योंकि ए किसी और में थर्ड नंबर पे नहीं आ रहा है। प्रोटीन की वजह से क्वाशियोर्कर होती है, और थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन की वजह से गॉइटर, और विटामिन सी की वजह से स्कर्वी। ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो देखो ये फायदा होता है, मान लो हमें नहीं पता होता, हमें केवल पता चल रहा है इंसुलिन, अच्छा इंसुलिन किसको लगता है, जिसको डायबिटीज होती है, अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पर मैच कर दिया, देखा एक ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है, तो ठीक है वही आंसर ठीक है, बाकियों को क्यों हमें टाइम वेस्ट करना है, या हमें क्यों टेंशन लेनी है बाकी हमें आता है नहीं आता, ऑप्शन ने हेल्प कर दी, इतना ही बहुत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ कंट्रीज इम्पोर्ट्स, ठीक है, the relationship the values between the values of the countries import and export is called। देखो इसको तो ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, या ठीक है बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही ये पार्ट है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही ये बैलेंस ऑफ ट्रेड पार्ट है, बैलेंस ऑफ करेंसी नहीं है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी नहीं है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट समझ आया होगा। जीके का क्वेश्चन है, थोड़ी चीज़ें याद भी करनी है, थोड़ी चीज़ें समझनी भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रैंकिंग का फिर से एक क्वेश्चन। इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, ए इज 13 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, 13 फ्रॉम लेफ्ट जो है वो ए है, यहां पर नंबर लिख लिया।
बी इज नाइन्थ फ्रॉम राइट, बी इज नाइन्थ फ्रॉम राइट, ठीक है, हमें नहीं पता कहां पर है, बी इज नाइन्थ फ्रॉम राइट, ठीक है। और अगर यहां पर बात करें 40 चिल्ड्रन से ज़्यादा तो अलग अलग ही बैठे होंगे, ये कहीं ना कहीं ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। इसने कहा हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन ए एंड सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, 1 2 3 4, ये सी है जो कि यहाँ पर बैठा है। तो आपको बताना है ए और सी के बीच में कितने चिल्ड्रन हैं, यहाँ पर कितने चिल्ड्रन हैं, इनके बीच में कितने चिल्ड्रन हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, अगर ये 9 है, ये 10 होगा राइट से, 11 12 13, 13 होगा ये राइट से, राइट से कितना होगा 13। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल ये 40 चिल्ड्रन है, 40 में से 13 इधर से हटा दे, 13 इधर, तो बीच बीच के स्टूडेंट्स ही तो रह जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे 40 में से 13 और 13 26 माइनस करना है, तो कितने चिल्ड्रन आ जाएंगे बीच में, 14 चिल्ड्रन इनके ए और सी के बीच में होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको क्लियर है, कोई भी डाउट इसमें नहीं है, आपको पता चल रहा होगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, ठीक है। और ये मत समझना कि यही पेपर ऐसा आया है या ईजी है या हार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट जो पेपर होगा या जो भी होगा, कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि सबका पैटर्न एक जैसा नहीं रहा, जैसे जैसे शिफ्ट चेंज होती गई हैं पेपर का लेवल बढ़ता चला गया है, पिछली बार जैसा भी और 2023 में, और एंड तक जाते जाते क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला, ठीक है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा ये पेपर हमने देख लिया, पैटर्न समझ लिया, नहीं, आपको पूरे पेपर देखने पड़ेंगे, थोड़ा देखना पड़ेगा आपकी कैसी तैयारी है, क्या क्या क्वेश्चन क्या क्या पैटर्न पूछे गए हैं, ये तभी आपको ये पता लग पाएगा कि हमारी कैसी तैयारी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ए इज 3 ईयर यंगर देन सी बट 1 ईयर ओल्डर देन डी, ठीक है। यहां पर कितने लोग हैं, ए है, बी है, सी और डी है, ठीक है। ए बी सी और डी, ठीक है, यहां पर बना लेते हैं। 3 ईयर यंगर देन सी, 1 ईयर ओल्डर देन डी, ठीक है, ये हो गया। सी इज 15 ईयर्स ओल्ड, ओके, सी की करेक्ट वैल्यू पता चलिए कि सी जो है वो 15 ईयर्स ओल्ड है। अब यहां पर दोबारा शुरू करते हैं, ए इज 3 ईयर यंगर देन सी, तो 3 ईयर यंगर देन सी, तो ए जो है वो कितना होगा, 12 ईयर्स का होगा, ठीक है। बट 1 ईयर ओल्डर देन डी, बट 1 ईयर ओल्डर देन डी, इसका मतलब डी 11 ईयर का होगा, ए जो है वो इससे 3 साल छोटा था लेकिन 1 साल बड़ा था, ठीक है। डी इज 1 ईयर ओल्डर देन बी बट 4 ईयर यंगर देन सी, डी 1 ईयर ओल्डर देन बी, तो इसका मतलब 1 ईयर ओल्डर देन बी हो गया, तो 10 हो गया है, बट 4 ईयर यंगर देन सी, 4 ईयर अपने आप आ गया यहाँ पर, ठीक है। व्हाट इज द एज ऑफ बी इन ईयर्स, 10, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, जीके का क्वेश्चन है, और यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, रेवोल्यूशंस गिवन है। अच्छा, रेवोल्यूशन के बारे में ना, कुछ रेवोल्यूशंस ऐसे भी हैं जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन है, व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट से आप समझ सकते हो मिल्क, येलो ऑयल सीड्स, ठीक है, ग्रीन एग्रीकल्चर, ठीक है, ब्लू सी सी सी, ठीक है, समझ रहे हो, सी से आप जोड़ सकते हो तो फिश प्रोडक्शन। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ए जो है वो फिश प्रोडक्शन की ओर है, तो ए का 3 आंसर, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाता है और थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो जाता है कि ए जो है वो थर्ड के साथ मैच कर रहा है। क्लियर है, सी को देखने की जरूरत नहीं है, अच्छा सी, हाँ सी को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी जो है सेकंड पर जा रहा है, तो सी सेकंड पर हो गया, ठीक है। और मैंने बताया था येलो जो है वो ऑयल सीड से रिलेट कर रहा है, व्हाइट जो है वो मिल्क से रिलेट करेगा, तो बी का 4 होना चाहिए, बी का क्या होना चाहिए, 4, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको क्लियर है, बिल्कुल किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर, ठीक है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की सीयूटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको करियर गाइडेंस चाहिए, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम फॉर्म फिलिंग में आ रही है या आपको कॉलेज सिलेक्शन में या कोर्स सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपना स्लॉट ले सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं काउंसलर से, और आपको पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट, कौन सी इनमें से स्टेट नहीं है। देखो, नागालैंड भी स्टेट है, मणिपुर भी, लद्दाख भी, मेघालय भी नहीं, लद्दाख स्टेट नहीं है, वो एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, वो एक यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर में से 2 स्टेट बनी है, 2 पार्ट हुए हैं, एक तो ठीक है जम्मू और एक, ठीक है, और एक लद्दाख, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक कश्मीर और एक लद्दाख, तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख जो है वो क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ना कि स्टेट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर
नेक्स्ट टर्म आपको बताना है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, अब यहाँ पर अगर देखें तो नंबर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं लग रही मुझे, क्योंकि सभी में 90 आएगा तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो D4 पर आता है, F6 पर आता है, H8 पर आता है, J10 पर आता है। तो मुझे लगता है कि +2 +2 +2 और +2 होकर 12 आएगा। तो स्टार्टिंग नंबर L होना चाहिए। तो एक ऑप्शन ये कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर 20 T20 पर आता है, R18 पर, P16 पर, N14 पर। यहाँ पर -2 -2 -2 और 14 -2 फिर से 12 होता है, और 12 नंबर फिर से L का होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। तो लेटर के नंबर आपको याद करने चाहिए, सीरीज में भी हेल्प होती है और कहीं ना कहीं आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी हेल्प होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। ओके, देखो अगर बात करें एप्पल, भास्कर और इनसेट, ये तीनों ही इंडियन सैटेलाइट्स हैं, और एक्सप्लोरर जो है वो यूएस की सैटेलाइट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर, नॉट लॉन्च बाय इंडिया। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है, द पॉइंट -2 और 3 -2 3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। देखो जब भी आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट, यहाँ पे वो दिया जाता है, कोई कोऑर्डिनेट दिया जाता है -2 और 3, तो ये जो है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और ये वाई को, ठीक है। अब क्वाड्रेंट जो है, ये जो है हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होता है, ये 0 होता है, यहाँ पर चलते हैं तो प्लस होता है, इधर चलते हैं माइनस, ऊपर चलते हैं प्लस। वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और नीचे चलते हैं तो माइनस, ठीक है। तो x जो है वो माइनस में है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस वाली लाइन पर होगा, और y3 पॉजिटिव है तो इस लाइन पर, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये क्वाड्रेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पर लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, समझते हैं। देखो द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स टू रिक्वायर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किस चीज का है, क्यूब रीजनिंग का क्वेश्चन है। टू रिक्वायर्ड पेंट ऑल साइड्स ऑफ द क्यूब दैट नो टू एडजेसेंट फेस हैव सेम कलर। ओके, देखो क्यूब की अगर मैं बात करूं, कोई भी एक क्यूब होगा, ये कह रहा है मिनिमम कितने कलर के पेंट, कितने कलर रिक्वायरमेंट है उसको पेंट करने के लिए कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड पर सेम कलर ना हो। 1 तो हो नहीं सकता, 1 सब पे करोगे तो एडजेसेंट फेस सेम हो जाएगा। 2 करोगे तो अगर मान लो यहाँ पर हमने रेड किया और यहाँ पर ब्लू किया, तो यहाँ पर या तो रेड करना पड़ेगा या ब्लू करना पड़ेगा, फिर से 2 फेस एडजेसेंट हो जाएंगे। तो 3 कलर की रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ ग्रीन करोगे तो इधर भी ग्रीन हो जाएगा, 2 पे ग्रीन नहीं आया एक साथ, 2 पे ब्लू नहीं आया, 2 पे रेड नहीं आया, ऊपर ब्लू है तो नीचे भी ब्लू, ठीक है, रेड है तो पीछे भी रेड। तो कहीं ना कहीं 3 कलर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओपोजिट फेसिस पर वो सेम कलर होगा, तब जाकर हमारे एडजेसेंट फेसिस पर सेम कलर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेजर इज रिलेटेड टू न्यूटेलेंट या लेफ्टिनेंट बोलते हैं इसको, इन द सेम वे स्क्वाड्रन लीडर इज रिलेटेड टू। देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है, मेजर इज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट इन द सेम वे स्क्वाड्रन लीडर इज रिलेटेड टू, ठीक है। अगर यहां पर बात करें मेजर और स्क्वाड्रन, सॉरी आप ये बोल सकते हो मेजर और स्क्वाड्रन एक ही रैंक पर हैं, ठीक है। मेजर और स्क्वाड्रन एक ही रैंक पर है, लेकिन मेजर जो है वो किस में होता है, आर्मी में, और स्क्वाड्रन लीडर किस में होता है, एयरफोर्स में। उसी तरह से आपको लेफ्टिनेंट बताना है किस रैंक पे होगा, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जो है वो कहीं ना कहीं फ्लाइंग ऑफिसर की जो है वो सेम रैंक होती है, लेकिन वो एयरफोर्स में होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द एरिया ऑफ द सर्कल न्यूमेरिकली इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। देखो पाई, अगर फॉर्मूले की बात करें, पाई आर स्क्वायर ये एरिया हो गया, और 2 पाई आर जो है वो क्या हो गया, इसका सरकमफ्रेंस हो गया। अब इसने कहा कि वो इक्वल है, तो डायमीटर बताओ। हमने कहा ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। लेकिन इसने पूछा क्या है, फाइंड द डायमीटर। डायमीटर कितना होगा, डबल हो जाएगा रेडियस का। तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी आंसर क्या आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। हमसे डायमीटर पूछा ना कि रेडियस, तो रेडियस का बिल्कुल डबल करोगे तो 4 यूनिट इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है और यहाँ पर मिसिंग फिगर में आपको एक पार्ट मिसिंग है, वो उसमें से बताना आपको क्या पार्ट होगा। देखो अगर यहाँ पर पैटर्न को समझे, पैटर्न को अगर समझे तो यहाँ पर देख रहे हो एक यहाँ पर हेक्सागन है, ठीक है, उसमें दो पार्ट हैं ए और बी, और यहाँ पर एक ही पार्ट बचता है बी। सर्कल है, दो पार्ट करें, बी बचा। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, एक पार्ट गया तो यहाँ पर बी बचा। अब यहाँ पर थर्ड लाइन वाली लाइन में क्या हुआ कि वो जो एक पार्ट था उसको चेंज कर दिया गया, उस फिगर को क्या कर दिया, मिरर इमेज बना दी गई। यहाँ पर भी ऐसे हुआ, जो ए था उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर जो बी तो आएगा ऐसा ही सेम, लेकिन जो ए बन रहा था यहाँ पर उसकी मिरर इमेज बनेगी और वो कहीं ना कहीं इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा और यहाँ पर आएगा ए, ठीक है। तो इस तरह की फिगर आपको दिख रही है केवल थर्ड ऑप्शन में, और यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस क्वांट्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे इसने कहा सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है 80 आर्टिकल्स का, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू सीपी ऑफ 100 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 100 आर्टिकल्स, ठीक है। अब यहां से पूछा कि आपको बताना है कितना गेन परसेंट है, गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट। अब अगर यहां पर एसपी यहीं पर रहने दें और सीपी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर ले आए तो यहां 100 और 80 आ जाएगा। तो आपको अब ये रेशियो शो होने लग गया कि एसपी जो है वो तो 100 है और सीपी जो है वो कितना है, 80 है। तो इसका मतलब आप अपने 80 का आर्टिकल 100 में सेल कर रहे हो, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 रुपीज़ का, सीपी कितना है 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1/4 मतलब 25%। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी जा सकती है आपसे, ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, ठीक है। मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, इसने कहा कि कौन सी फिगर, अच्छा ये फिगर एसोसिएशन का क्वेश्चन है, इनको ज्वाइन करके कौन सी फिगर यहाँ पर फॉर्म होगी, ठीक है। देखते हैं, 4 पार्ट हैं, ओके। सेकंड में ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला शायद एक पार्ट हो सकता है, ये वाला सेकंड पार्ट हो सकता है, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। यही इमेज फॉर्म हो गई, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर फिर से जीके का एक क्वेश्चन, यहाँ पर पूछ रहा है कि मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 और रिवर और उसके सिटी के बारे में बात किया, कौन सी सिटी के से होकर ये गुजरती है रिवर, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलो अगर हम बात करें गोमती रिवर की, वो लखनऊ से होकर गुजरती है, तो डी का थर्ड होना चाहिए, लेकिन 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, ये ऑप्शन कैंसिल। तो सी के साथ 1 आएगा, सी के साथ सतलज जो है वो लुधियाना, ठीक है। तो दोनों से पता चल गया हमें, अब ए का पता चलना है, बाकी है हमारे पास, ठीक है। चलो देखते हैं, महानदी जो है, महानदी, एक मिनट रुको, हाँ महानदी जो है वो कहीं ना कहीं आपकी कटक से होकर गुजरती है, और गोदावरी जो है वो नासिक से होकर गुजरती है, गोदावरी जो है वो नासिक से होकर गुजरती है, बिल्कुल ठीक है। ये गोदावरी जो है फोर्थ, बी का फोर्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा रिवर्स के बारे में, मैप के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको रखनी चाहिए। रिवर्स के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, या कभी कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी सिटी से होकर गुजर रही है, ये भी सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिर से एक और, अच्छा ये तो सिटीज़ और उसके निक नेम है। देखो जयपुर के बारे में आपको तो पता है, पिंक सिटी, तो डी का ऑप्शन 2 होना चाहिए, डी का ऑप्शन 2 2 में आ रहा है, 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। सी के साथ फोर्थ आ रहा है, सी के साथ फोर्थ आ रहा है गोल्डन सिटी, ठीक है। उसको डेजर्ट की वजह से उसको गोल्डन सिटी बोलते हैं। नागपुर ऑरेंज के लिए फेमस है, तो ऑरेंज सिटी, तो ए का थर्ड होना चाहिए, ए का थर्ड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। और सूरत जो है वो डायमंड के लिए फेमस है, तो डायमंड सिटी उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, पैटर्न समझ आ रहा है। इनमें से किस को टोक्यो ओलंपिक्स में रिसीव मेडल नहीं मिला है, ओके, किसको नहीं मिला है, डिडंट रिसीव। देखो पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल मिला है बैडमिंटन में, नीरज चोपड़ा को, ठीक है, गोल्ड
जेवलिन में अभिनव बिंद्रा का नहीं, रवि कुमार दहिया को सिल्वर मेडल मिला है रेसलिंग में, अभिनव बिंद्रा को नहीं मिला है कोई भी, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंसिडर द डायग्राम, वेन डायग्राम दिया, वो कुछ डाटा बेस्ड भी है और यहाँ पर आपको एक चार्ट भी गिवन है। 500 कैंडिडेट्स हैं सारे और एक एग्जामिनेशन जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स में हो, और ये जो डायग्राम है वो फेल्ड स्टूडेंट्स को बताता है। तो कितना परसेंटेज स्टूडेंट फेल्ड हुए हैं दो सब्जेक्ट में, एटलीस्ट दो का मतलब है कि दो में तो होना ही चाहिए, दो से ज़्यादा में भी होगा तब भी वो फेल ही माना जाएगा। तो देखो ये 10 दो में हो रहा है, 12 दो में हो रहा है, 12 दो में और 5 3 में हो रहा है, तो इस एटलीस्ट वाले में हमें ये सारे लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो 10 और 12 और 12 12 24, 24 और 10 34, 34, 34 और 5 कितना आ जाएगा 34, 39। तो 39 स्टूडेंट्स फेल हैं कितने में से, 500 में से, मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20, 5 से 5 7 से 35, 7.8 टाइम्स ये करेक्ट आंसर होगा। इतने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। कोई भी डाउट आपको, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहेगा, आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी हेल्प के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर जो यहाँ पर गिवन है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल टिकट। ठीक है, एक रेलवे की जो हाफ टिकट है वो फुल टिकट की आधी है, बल्कि जो रिजर्वेशन चार्ज है, जो हाउएवर द रिजर्वेशन चार्ज फॉर ऑल द टिकट इज कांस्टेंट, मतलब हाफ टिकट लोगे तब भी कुछ सेम अमाउंट लगती है, फुल टिकट लोगे तब भी सेम अमाउंट लगती है। ठीक है, तो वन फुल टिकट रिजर्व 525 में होती है, तो अगर मैं फुल टिकट को और रिजर्वेशन को आर मान रहा हूं तो एफ और आर मिलकर 525 रुपीज बनते हैं। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वन फुल, ठीक है, वन फुल टिकट प्लस 1/2 ऑफ फुल टिकट प्लस एक इसका रिजर्वेशन और एक इसका रिजर्वेशन, तो 2R, दो रिजर्वेशन के चार्ज लगे होंगे, वो मिलाकर आना चाहिए 850 रुपये। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड वाली को, ये तो फर्स्ट हो गई, और इस सेकंड वाली को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को, तो 2F प्लस ये तो 3F हो जाएगा, 3F प्लस 2 4R इज इक्वल टू 1700। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। F प्लस R जो है वो 525 है, क्लियर है, लेकिन हमें चाहिए रिजर्वेशन का चार्ज, रिजर्वेशन कितना होगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन के लिए हमें F को इक्वल करना पड़ेगा 3 और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 5 से 15, 1575। ठीक है, 1575। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ये कह सकते हो, ये सॉल्व होकर यहाँ पर एक ही रिजर्वेशन बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 225, सॉरी 225 कह रहा हूँ, 125। ठीक है, 125 इसका रिजर्वेशन चार्ज है एक का। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो, 125 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट्स को मैच करना है। ओके, एनर्जी जूल, तो डी का थर्ड होना चाहिए, 3 ऑप्शन में थर्ड है। ओके, फोर्स जो है न्यूटन, इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो बी का 1 होना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर 2 मैच हो जाता है, तो डी का 3 है जूल, और फोर्स का न्यूटन हो गया, मतलब बी का 1 हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कॉलम, और जो पावर है वो वॉट। ठीक है, तो सी का 4 होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से आप चीज़ों को पता लगा सकते हो, मतलब अगर दो चीज़ें भी पता है ना तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प हो सकती है। हो सकता है एक ही चीज़ से ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाए सारे, एक बचे तो उस पर आप टिक कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता नहीं होता है, तो आप एक और फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है, नहीं तो छोड़ दो क्वेश्चन, नेगेटिव मार्क्स नहीं लेके जाने हमें। ठीक है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, एक ही पेपर में 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। शेडो जो है 1/√3, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन था, 60 डिग्री में ऐसा बन रहा था, अगर आपको ध्यान होगा
60 डिग्री में क्या हो रहा था, ये ट्री था तो ये √3 और ये इसकी शेडो थी 1 और ये 2 था, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये 60 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, चलो। आर इज इन द फॉलोइंग मीनिंगफुल सीक्वेंस, मीनिंगफुल सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। ये जो है लॉजिकल सीक्वेंस ऑर्डर है, ठीक है, और हमें यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें क्या करना पड़ता है, कोई भी एक मीनिंगफुल ऑर्डर होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। देखो, की डोर लॉक तो समझ आ रहा है कि की से लॉक को ओपन करना है। सबसे पहले रूम होगा, रूम के बाद उसमें लॉक होगा, लॉक में आप की लगाओगे, सॉरी गलत हो गया, रूम में डोर होगा, डोर में लॉक होगा, लॉक में आप की लगाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आना चाहिए रूम, रूम के पास, रूम में क्या होगा, एक सेकेंड, कुछ गलत हो रहा है, इसमें पैटर्न ही नहीं बन रहा है। रूम, रूम के बाद हमने बोला था कि डोर होना चाहिए, रूम में डोर होगा नहीं इस पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, और कोई देखते हैं, ACBD, A की CBD की में आप लॉक डोर ओपन करोगे रूम, हाँ ये भी ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो सकता है कि ACBD मतलब नहीं, सबसे पहले की नहीं, सबसे पहले लॉक होना चाहिए, तो लॉक देखते हैं, लॉक, लॉक कहाँ पर होगा, डोर में नहीं मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि रूम, रूम पे जाके अगर हम ये देखें, रूम में लॉक, लॉक में आप की फिर से आप डोर ओपन होगा, नहीं ये भी नहीं है। जो लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपके पास की है, की को आप लॉक में लगाया, लॉक से डोर ओपन हुआ और फिर रूम, तो सबसे पहले की, फिर की से की को आपने लॉक में लगाया, फिर डोर ओपन हुआ और फिर रूम, ACBD। हाँ ठीक है, यही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 15, एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 15। देखो, n इंटू एवरेज, ये फॉर्मूला है एवरेज का, क्या आ जाता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसने कहा कि 12 नंबर्स का एवरेज जो है वो 15 है, तो कहीं ना कहीं सम इनका 180 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो डाटा का सम हमारे पास आ गया 180, और पहले जो दो नंबर है उसका जो एवरेज है वो 14 है, 2 नंबर्स का एवरेज 14 है, तो इसका मतलब 28। ठीक है, जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 10 में से 8 गए 2, 6 7 में से 2 गए 5 और ये 152 क्या आ जाएगा आपके पास, उस डाटा का सम आ जाएगा, रिमेनिंग डाटा का। 12 नंबर के सम में से आपने 2 नंबर का सम हटा दिया, तो 10 नंबर का सम इतना बचा। ये कितने नंबर का सम है, 10 नंबर्स का। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे आप, 152 को डिवाइड करोगे कितने से, 10 नंबर से, तो 15.2 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है आपको, ये कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह की वीडियोस आपको देखनी है तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तभी आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रॉम द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इस फिगर में एक्स की वैल्यू आपको बतानी है कि देखो, किसी भी ट्राइंगल में ये 3 एंगल होते हैं, और किसी भी दो एंगल का सम, अगर मैं यहां पर मान लेता हूं एक्स वाई जेड, तो इन दोनों एंगल का सम तीसरे के एक्सटीरियर के हमेशा बराबर होता है। अगर इसकी बात करें तो x प्लस जेड होगा, अगर हम इसकी बात करें तो बाकी दोनों y प्लस जेड होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इसका और इसका सम तीसरे के एक्सटीरियर के बराबर, तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 120। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 70। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। क्लियर है, समझ आया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय द आवर हैंड ऑफ द करेक्ट क्लॉक बिटवीन 7 PM टू 2 o'clock। ठीक है, देखो इसने कहा कि अगर मैं यहां पर क्लॉक बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसने कहा 7 o'clock से 2 o'clock तक कितना एंगल होगा, और सारे एंगल आप देख रहे हो 180 से बड़े हैं, तो इसका मतलब ये यहां और यहां से बीच में एंगल पूछ रहा है, ये वाला।
तो यहाँ से 30 डिग्री 30 30 30 30 30 30, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 30 डिग्री, क्योंकि एक आवर में 30 डिग्री का एंगल होता है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 210 डिग्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आवर हैंड का इसने पूछा था, 7 o'clock पे आवर हैंड बिल्कुल एग्जैक्टली 7 पर रहेगी, 2 o'clock पर एग्जैक्टली 2 पर रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा भी मिनट्स का इधर उधर नहीं होगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गिवन है और इसने पूछा कि इन द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये जीके का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री विच डेलीगेट्स पावर एंड अथॉरिटी टू द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रेमवर्क देता है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज ऑफ द कंट्री इन मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद द नेबरिंग, नहीं, इसका कोई नेबरिंग कंट्रीज से कोई मतलब नहीं है, तो सेकंड गलत है। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जीके के ऊपर बेस्ड था, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं सेंटेंस बेस्ड, तो पूरा पूरा पता होना चाहिए हमारे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इन द फिगर आउट विच नंबर इंडिकेट्स डॉक्टर्स हु आर नॉट मैरिड, कौन सी फिगर डॉक्टर को शो कर रही है जो मैरिड नहीं है। ठीक है, अब डॉक्टर की अगर बात करें, देखो ऐसे डॉक्टर बताने हैं जो मैरिड नहीं है। मैरिड नहीं है इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा हट जाता है, कैंसिल हो गया ये, तो बचा तो 1 और 5, 1 और 5, लेकिन 1 और 5 ऑप्शन नहीं है, एक ही चुनना है। इसका मतलब उसने प्रोफेसर को लेने के लिए नहीं बोला है, प्रोफेसर को हटा दो, सर्कल को हटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, अब इसको ये बोलना चाहिए था कि विच नंबर इंडिकेट्स ओनली डॉक्टर्स हु आर नॉट मैरिड। ठीक है, केवल डॉक्टर जो मैरिड नहीं है, लेकिन इसने ऐसा वर्ड यूज नहीं किया, तो डॉक्टर तो ये भी हैं, ये 5 वाले भी डॉक्टर हैं। ठीक है, तो ये आंसर तो 1 + 5 होना चाहिए, 1 और 5 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है और ऐड नहीं करना है, क्योंकि एक नंबर किसी एग्जैक्टली किसी नंबर्स को नहीं बता रहे हैं कि 3 डॉक्टर हैं, 5 डॉक्टर्स हैं, 4 डॉक्टर्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं बता रहे हैं, केवल ये डायग्राम के एक पार्ट को शो कर रहे हैं कि ये नंबर इस पार्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, देखो कार्बन मेटल नहीं है, सल्फर मेटल नहीं है, आयोडीन मेटल नहीं है, मरकरी नॉन मेटल, मरकरी लिक्विड मेटल है। ठीक है, मरकरी जो है वो क्या है, मेटल है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट की बात करते हैं, साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज को मैच करना है। ठीक है, साइंटिस्ट और उसकी डिस्कवरीज, देखो सबके बारे में पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो कहीं ना कहीं देखो थोड़ा बहुत तो पता लग रहा है कि आर्यभट्ट, डिस्कवरी और 0, ये तो हमें पता है कि ए का 1 होना चाहिए, और इसी से पूरा का पूरा मैच नहीं हो रहा है। नहीं, डी के 1 आ रहा है यहाँ पर, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन अब आना गलत हो जाता है। ठीक है, डी के साथ 1 ऑप्शन आएगा, सी के साथ फोर्थ आ रहा है, सी के साथ क्या आ रहा है, फोर्थ, ये भी ठीक है। जगदीश चंद्र बोस जो है प्लांट ग्रोथ को मेजरमेंट उन्होंने की। ठीक है, उसके बाद सीवी रमन की अगर हमें पता है, सीवी रमन जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट था, बी का 3, ऑप्शन नंबर 3 मैच हो जाता है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। और जो रिमेनिंग ऑप्शन है, हरगोविंद खुराना, उन्होंने जेनेटिक डिस्कम्पोजिशन ऑफ सेल दिया था। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया है? कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी नॉन लीप ईयर विल हैव 53 डेज, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि किसी भी ईयर में, नॉन लीप ईयर में 53 संडे होंगे। अब देखो, अगर मैं नॉन लीप ईयर की बात करूं, 365 डेज है हमारे पास, और उसको अगर मैं वीक्स निकाल देता हूं तो 52 वीक्स आते हैं, लेकिन रिमाइंडर हमारे पास कितना बचता है, 1। तो 52 वीक्स का मतलब ये है कि पूरे 52 वीक्स मतलब 52 संडेज तो होंगे। अब एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, वो दिन तो कोई भी दिन हो सकता है ना, संडे भी हो सकता है, मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी, संडे भी। ठीक है, तो इसका मतलब 1 आउट ऑफ 7 डेज कोई सी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये जो एक दिन बचा हुआ है वो वीक का कोई भी डे हो सकता है, तो 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट, ओके, सेकेंड हाफ कितने लेटर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हाफ हो जाएगा। तो सेकेंड हाफ को रिवर्स करके फर्स्ट से पहले लिख दिया, फर्स्ट हाफ से पहले लिख दिया है,
तो ठीक है, ETAIDE, ठीक है, सेकेंड हाफ को रिवर्स करके पहले लिख दिया है, और इंटर्म को ऐसे लिखा गया, ठीक है, ये हो गया। तो इसने कहा विच लेटर विल बी सेकंड टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम राइट, सेकंड राइट से सेकंड और राइट से ही 10th, तो जब भी सेम होता है तो माइनस कर देते हैं, ये आएगा 8 और राइट से 8th हमें बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आंसर डी होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक्स आप क्लास में ज़्यादा बेहतर सीख पाओगे, सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, एक एक ट्रिक, एक एक सारी चीज़ें, जितने भी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस में क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जितने भी CUT के जनरल टेस्ट हुए हैं, उसमें सारा का सारा पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली क्लास से ही लिया गया है, जितने भी क्लास में पढ़ाया गया है, जितने भी सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं क्लास में, उसी में से कहीं ना कहीं सारा पैटर्न फॉलो हुआ है, ठीक है, वही लेवल रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ छूट गया या कुछ भी, सारी चीज़ें उसमें क्लास में आपको कराई जाएंगी, ठीक है। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा बोर्ड के बाद बिल्कुल, तो आप क्रैश कोर्स में सारी चीज़ें 2 महीने में सीख पाएंगे, क्योंकि 7 डेज क्लासेस होंगी और हर दिन 3 आवर्स की क्लास आपकी GT की होगी और आपकी डोमेन की क्लास अलग से होंगी, तो ठीक है, बहुत कुछ आपको मिलेगा क्रैश कोर्स में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं, नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी किसको मिला था, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है, किसको मिला था, इसके बारे में अगर हम बात करें, CV रमन, फिजियोलॉजी नहीं, ये तो फिजिस्ट थे ना, जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर बाबा, हरगोविंद खुराना, हाँ ये हमने पढ़ा था अभी। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें कि हरगोविंद खुराना ने क्या करा था, जेनेटिक कंपोजिशन दिया था सेल का, मतलब कहीं ना कहीं ये मेडिसिन या आप ये बोल सकते हो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, द ओनली इंडियन हु रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, एक ही है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर, इन 4 ऑप्शन में से एक ही है, रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, लिटरेचर में ओनली इंडियन हु रिसीव नोबेल प्राइज। नेक्स्ट में बात करते हैं, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, यहां पर अगर हम बात करें 2 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन, कैसे देखो रीड करते ही आप इसको बता सकते हो, सम ब्लैक्स आर लॉयन, देखो ब्लैक कहाँ पर है, ये रहे, लॉयन यहाँ पर ये रहे, दोनों को स्टेटमेंट को आप ज्वाइन कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉमन एलिमेंट तो है, लेकिन कॉमन एलिमेंट के पास ऑल या नो नहीं है, तो ब्लैक और लॉयन ज्वाइन नहीं होंगे, तो ये गलत हो जाएगा, और सेकंड वाला भी ब्लैक और लॉयन से, लेकिन इसमें लगेगा आइदर और, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, ब्लैक लॉयन, और एक सम है और एक नो है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आइदर 1 और 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट इंक्रीज इफ द नंबर सक्सेसिवली इंक्रीज्ड बाय 20, 25 एंड 30%, ओके। देखो ओरिजिनल नंबर यहां लिख लेते हैं, फाइनल नंबर यहां लिख लेते हैं, 20% मतलब फ्रैक्शन बनता है इसका 1/5, 20/100, तो 5 था, एक इंक्रीज हो गया वो 6 हो गया, 25% मतलब 1/4, ठीक है, 4 था, एक इंक्रीज होकर 5 हो गया, 30% मतलब 3/10, ठीक है, 10 था, 3 इंक्रीज होकर 13 हो गया, अब जो जो कट रहा है काट देते हैं, नहीं तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो 5 से 5 कट गया, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई करके 20, मल्टीप्लाई करके 39, तो 20 से 39 हो गया, इसका मतलब 19 का इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल वो 20 था, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 5 टाइम्स और 19 इंटू 5, 95% इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि ये सारे आपने ऐड कर दिए 20, 25 और 30 को, ठीक है, तो 20 और 30 हो गया 50, 50 और 25 ऐड होकर ये कितना हो गया, केवल 75%, ठीक है, तो ये गलत होगा, फर्स्ट ऑप्शन वही है, लेकिन 95% इंक्रीज इसमें हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुक्स और उसके ऑथर्स, ठीक है। चलो अगर हम बात करें इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, ये तो शशि थरूर इसके ऑथर है, तो सी का 4th होना चाहिए, सी का 4th 2 ऑप्शंस में है, फर्स्ट और सेकंड में, और डी का यहां से पता चल रहा है कि डी का सेकंड है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, ओके।
नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम जो है आजाद, मौलाना आजाद ने लिखी है, मतलब अब्दुल कलाम आजाद ने लिखी है। ठीक है, तो इसका मतलब ए का जो है वो थर्ड होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो गाइड का क्या हो जाएगा, गाइड किसने लिखी है, आर के नारायण ने। तो उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पर चलते हैं आगे। देखो, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू इतना, देखो कोई प्रिंसिपल है वो 520 रुपीज हो जाता है 5 ईयर्स में, और वही प्रिंसिपल 7 ईयर्स में हो जाता है 568, और ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहां पर 2 साल का गैप आया, 2 ईयर्स का, इसका मतलब इंटरेस्ट में भी 2 साल, तो 68 माइनस 20, 48 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। 2 साल में इंटरेस्ट मिला है, इसका मतलब पर ईयर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 24 रुपीज। और यहां पर 5 ईयर्स का इंटरेस्ट इसमें ऐड है, 24 इंटू 5, 120 रुपीज का इंटरेस्ट इसमें ऐड होकर यह है। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 400 रहा होगा। और यही आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द सम ऑफ मनी। क्लियर है, यहां तक समझ आया। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। फिर से मैं बात करूंगा, फॉर्मूले बेस्ड नहीं है चीजें। ठीक है, तो चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, स्कूल के मेथड्स में और मतलब इंस्टीट्यूट के, अगर हम बात करें कोचिंग के मेथड में, या ये कहें जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो उस टाइम पर वो मेथड यूजफुल नहीं होते, वो टाइम टेकिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी, तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। X got 98% मार्क्स इन एग्जाम विच इज 56% ऑफ द टोटल मार्क्स। क्या मैं ये बोल सकता हूँ 56% मार्क्स ही 98 मार्क्स हैं? तो 56% मार्क्स इज इक्वल टू 98 मार्क्स। तो 100% मार्क्स चाहिए ना, तो 98 अपॉन में 56 से डिवाइड करोगे तो 1% की वैल्यू आएगी, और 100 मार्क्स की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो ये। ठीक है, चलो 14 से अगर मैं बात करूं, 14 7 98। ठीक है, 4 टाइम्स यहाँ से 4 से 25, 25 इंटू 8 207 इंटू 175, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, 175 इसके टोटल मार्क्स रहे होंगे, उसी में से 56% जो है 98 मार्क्स बन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। ठीक है, 60 क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने कवर किए हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह हैं, स्टडी मटेरियल है, 7 डेज क्लासेस होंगी आपकी, और 7 डेज क्लासेस में भी 3 आवर्स की डेली क्लासेस होंगी, और प्लस डोमेन की अलग क्लासेस होंगी। तो ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। आप डायरेक्टली कॉल करके सारी चीज़ें कंसल्ट कर सकते हैं। हेल्प चाहिए, फॉर्म कौन से कैसे भरने हैं, कौन कौन से फॉर्म आउट हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के कौन कौन से फॉर्म आउट है, कौन से हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरह से गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और सीयूटी का क्वेश्चन पेपर जनरल टेस्ट का देखेंगे। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।